नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर पीजीटी का पेपर करेंगे। हमारा एक ही पेपर बचा हुआ है पीजीटी हिंदी का, जो कि हमारा 2021 का ये पेपर है। 18 डेट का पेपर होगा ये शिफ्ट 1 का। देखिए 18 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 का पेपर आज हम करेंगे। कल जो हमने पेपर किया था, कल वाला पेपर हमारा 18 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर था। 18 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर था और ये वाला पेपर जो है हमारा मेल वाला पेपर है। किसका पेपर है? मेल का पेपर है। ये पेपर बचा हुआ था, साइट पर ये नहीं था DSSB की, तो मुझे यहाँ पर मिला। मैंने इसको स्किप ना करते हुए यहीं से कराना ज़रूरी समझा। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट हमारे नए हैं, जो आज ही क्लास ले रहे हैं, जिनका पहला क्लास होगा आज ही, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि भाई हमारे जो पेपर्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने तो किए ही होंगे क्लासेस। 2018 के हम बेटा सारे सेट कंप्लीट कर चुके हैं। टीजीटी वाले भी सेट कर चुके हैं और पीजीटी वाले भी सारे सेट कर चुके हैं। देखिए टीजीटी आप जब भी ये पेपर करें, जब भी ये क्लासेस करें, तो आप इनकी जो डेट होती है और जो शिफ्ट होती है, इसको मेंशन कीजिएगा कि मैंने इस डेट का पेपर जो है वो कर लिया है, इस शिफ्ट का पेपर मैं कर चुका हूँ, ये वाली क्लास मैंने कर ली है। नहीं, वरना तो आप इसमें क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे। काफ़ी सारे पेपर होते हैं। देखिए 18 में टीजीटी के ही हमारे 6 सेट हुए हैं और पीजीटी के हमने यहाँ पर 5 सेट किए हैं। ऐसे 2021 में भी आज का हमारा ये 5 नंबर का सेट होगा पीजीटी का। तो इस तरीके से जब आप डेट को मेंशन, आप बस कॉपी में नोट कर लीजिए कि इस वाली डेट का मैंने पेपर कर लिया है, अब मेरा ये वाला क्लास बचा है, मुझे ये वाला क्लास करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेज आप कर पाएंगे। वरना तो आप क्या होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कौन सा पेपर किया और कौन सा नहीं किया। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो सारे पेपर कर रहे हैं, उनको तो मालूम होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस तो हमारे रिपीटेड होते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ एक ही टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, आपसे कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ, लेकिन टॉपिक वही होता है उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और बेटा 14 के भी हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। कल से जो हम क्लास करेंगे ना, वो पीजीटी नहीं होगा हमारा, 2021 का टीजीटी होगा। क्या होगा? कल से 2021 का टीजीटी शुरू करेंगे हम। तो आप एक तो चैनल पर रेगुलर रहिए, क्लास को डेली कीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा, क्योंकि ये जो पेपर मिला है मुझे, ये हम व्याख्या सहित इसको करेंगे। ठीक है, इसकी हम थोड़ी डिटेल में व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे। तो क्लास जो है हमारा 1 घंटे से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको करना है। देखो आप सब काम करते हो, लेकिन अगर खुद के लिए नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं फ़ायदा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। खुद के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, 1 से 2 घंटा तो बहुत ज़रूरी निकालना पड़ेगा, जिससे आप देख सकें। बाकी आपको स्पीड कम लगे क्लास में तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन देखना आपको रेगुलर है हर एक क्लास को। ठीक है, तो चलते हैं। नए स्टूडेंट हैं तो क्लास को पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वाली क्लासेज जो है आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 होगा हमारा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? मलुकदास जी की। काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं ये। मलुकदास जी जो है औरंगजेब के समय में निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामात भी प्रसिद्ध हैं। मलुकदास के शिष्य मथुरा दास थे। कौन थे इनके शिष्य? मथुरा दास जी थे। और इन्होंने मलुक परचई लिखा है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मलुक परचई। इनके ग्रंथ अवधी और ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं भाई? ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, राम अवतार लीला आदि इनके ग्रंथ हैं। गुरु नानक देव की अगर बात करें यहाँ, तो गुरु नानक देव जो है वो निम्न ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि जपू जी, आसा दीवार, रहीरास, सोहिला, आपका नसीहतनामा, ये खड़ी बोली में है। नसीहतनामा किस लैंग्वेज में? खड़ी बोली। अगर आपको ऐसे दिया है तो उनकी लैंग्वेज को, भाषा कौन सी बोली में है वो जरूर आप याद रखेंगे। नसीहतनामा अगर खड़ी बोली में दिया है तो याद रखिए, इसको पूछ लिया जा सकता है नसीहतनामा कौन सी बोली में लिखा गया है, तो खड़ी बोली आपको याद रखना है। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन जाए आपका। देखिए क्वेश्चन 2 देखिएगा, विशाल भारत के किस रचनाकार के साहित्य को
घासलेटी साहित्य कहा गया है। घासलेटी साहित्य की अगर बात करते हैं तो उग्र जी के साहित्य को कहा है। और विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे। विशाल भारत पत्रिका जो है हमारे, इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। इन्होंने पांडे बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। उग्र के जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें चंद हसीनों के खातून, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में आदि, ये इनके उपन्यास हैं। क्वेश्चन 3 देखिएगा, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय लिखा है, अभिनय किया है। तो भारतेंदु जी ने जो अभिनय किया है वो जानकी मंगल में किया है। जानकी मंगल में इन्होंने अभिनय किया और इन्हें जो है वो पुराण पुरुष के कहा गया, इनको इनकी उपाधि दी गई है पुराण पुरुष की। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा गया, भारतीय नवोत्थान का इन्हें प्रतीक भी कहा गया है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 9 अनुदित नाटक हैं और 8 आपके मौलिक नाटक हैं। तो ये जो अनुदित नाटक हैं इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विद्या सुंदर, जिसका टाइम पीरियड जो है 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880 और सत्य हरिश्चंद्र जो है ये 1875 आदि का है। आदि नाटक होंगे इनके, तो वो भी लिखे हैं। बाकी ये इनका टाइम तो आपको जरूर याद रखना है। मौलिक नाटक को देखते हैं। अगर बात मौलिक नाटक की करते हैं तो यहाँ वैदिक हिंसा न भवती 1873 का है। प्रेम जोगिनी आपका ये मौलिक है। और मौलिक का मतलब जिनकी रचना इन्होंने की, और अनुदित होता है जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका प्रेम जोगिनी जो है 1875 का है, चंद्रावली आपका 1876 का, विसस्य विस्मय ओसदम 1876। और भारत दुर्दशा की बात करते हैं तो 1880, भारत दुर्दशा नील देवी 1881 और अंधेरी नगरी इनका जो नाटक है वो 1881 का है, सती प्रताप 1883। क्वेश्चन देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 क्वेश्चन है हमारा, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे। राघवानंद की बात करते हैं तो ये रामानंद जी के महान गुरु थे, रामानंद जी के गुरु थे। ठीक है, किस महान व्यक्ति के गुरु थे, रामानंद के गुरु थे। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन किस में मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, क्वेश्चन बनता है, कई बार यूपीटीजीटी में आया है आपका। तो ये जो वर्णन मिलता है ये नाभादास के भक्तमाल में मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी में आया है। आगे चलिए, रामानंद के विदर्भियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। और रामानंद के जो ग्रंथ हैं वो श्री राम अर्चना पद्धति, राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र और हनुमान जी की आरती तथा वैष्णव मताब्ज भास्कर हैं। योग चिंतामणि इनका ग्रंथ है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इनको याद रखेंगे। अगर आपके पास लिखे हुए नहीं हैं, आपके याद नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, निम्न में से फूलमंजरी कीर्ति की रचना किसने की है। फूलमंजरी कीर्ति की बात करते हैं तो यहाँ मतीराम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फूलमंजरी की रचना मतीराम ने की है और रीतिबद्ध कवियों तथा आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। शुक्ल जी का यहाँ कथन देखते हुए चलेंगे। शुक्ल जी जो हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरलता की व्यंजना नहीं मिलती। पद्माकर में मिलती है लेकिन पद्माकर को छोड़कर अन्य किसी में इनकी जैसी भाषा का वर्णन, इनके जैसी सरल व्यंजना का वर्णन नहीं मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा है और मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल ए अफसा, यानी जिसको हिंदी रूपांतरण में फूलमंजरी के नाम से जाना जाता है, इसको लिखा है इस रचना को। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें फूलमंजरी, ललित ललाम, रसराज, साहित्य सार, मतीराम सतसई और लक्षण श्रृंगार तथा अलंकार पंचासिका आदि हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 6, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो हिंदी प्रदीप राइट आंसर बन जाएगा। हिंदी प्रदीप का पत्र का जो ये संपादन किया था इन्होंने, संपादक जो थे वे 1877 में थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे, टाइम को 1877 में थे ये। बालकृष्ण ब्राह्मण का, ये तो हो गया हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हो गए इसके। अब देखते हैं ब्राह्मण पत्र।
ब्राह्मण पत्र पत्रिकाएं हैं यहाँ पर जितने भी हैं आपके। तो ब्राह्मण पत्र किसका था? ये कानपुर से निकला था 1883 में। ये प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक थे। भारत मित्र की बात करते हैं तो 1877 का कलकत्ता से निकला और रुद्रदत्त शर्मा राइट हो जाएगा इसके संपादक। मर्यादा की बात करते हैं तो 1909 की ये है, 1909 इसका प्रकाशन वर्ष था। प्रयाग से और कृष्णकांत मालवीय ने इसका संपादन किया था, संपादक थे ये इसके। हिंदू की बात करते हैं तो 1909 ईस्वी में काशी से और अंबिका दत्त प्रसाद इसके संपादक थे। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन 7। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य देखते हैं कौन सा है, और ये है पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य है, और चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, सर्वप्रथम महाकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में छप्पे छंद की बहुलता है। किस छंद की बात कर रहे हैं? छप्पे छंद की बहुलता की बात कर रहे हैं। इन छप्पियों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली है। शालिभद्र सूरी 12वीं सदी के हैं और इन्होंने बरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ की रचना की है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर बात आ जाए कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो आप बताएंगे शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन 8, अलवर भक्त किसको कहा जाता है? अलवर भक्त किसको कहा जाता है? बताइए। वैष्णवों को कहा जाता है अलवर भक्त। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवर भक्त कहा जाता है। इनकी संख्या 12 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9, और अलवरों की संख्या कितनी है? 12। सिद्ध कितने हैं? 84। इनको याद रखेंगे, जिसमें आंडाल स्त्री है, जिनमें कि आंडाल स्त्री हैं, और अन्य भक्तों में सरोयोगिनी, भूत योगिनी, महोयोगिनी, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, कुलशेखर और विष्णु चरित्र, तोरड़, योगी वाहन, पारक, परकल और मधुर कवि ये प्रमुख हैं। आगे चलते हैं। नैनार लोग शैव भक्त थे। नैनार क्या थे? देखो, वैष्णव की आंडाल की बात करते हैं ये, इनमें अगर हम वैष्णव भक्तों की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर अलवर हो जाएगा वैष्णव भक्त, और अलवर हो जाएगा। नैनार की बात करते हैं तो ये शैव भक्त हो जाएंगे। अलवर कैसे थे आपके? अलवर जो है ये विष्णु भक्त थे, और नैनार आपके शैव भक्त थे। वे वैष्णव को मानते थे और ये शैव को। इनकी कुल संख्या जो है नैनार की ये 63 है। इन संख्याओं को ध्यान में रखेंगे कि किसकी कितनी संख्या है। तो नैनार की जो संख्या है वो 63 है। इनमें आदनूर नामक स्त्री भक्त थी, इसको याद रखेंगे। आदनूर नामक स्त्री थी वहाँ कौन थी? आंडाल थी। और यहाँ पर कौन थी? अलवरों की बात करते हैं तो अंडाल आ जाएगा, नैनार की बात करते हैं तो आदनूर आ जाएगा। दोनों में ए से और न से आ जाएगा इसमें। इसके अतिरिक्त अपर संबंदर और सुंदर मूर्ति तथा मणिकवा सागर जो है यहाँ प्रमुख है। क्वेश्चन देखिएगा 9, भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभादास जी यहाँ राइट आंसर होगा। अभी हमने ऊपर किया इसको। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास जी की 3 प्रमुख कृतियां हैं, भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्त संबंधी स्फुट पद। वल्लभाचार्य जी की रचना यहाँ कौन सी होंगी उनको भी देखिए। यमुना अष्टक, बाल बोध, सिद्धांत रहस्य और सेवा फल, भक्तिवर्धिनी आदि। गोकुलनाथ की रचनाएं 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता, ये किसकी है? गोकुलनाथ जी की है। और यहाँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले क्वेश्चन में कल वाले में हमने की है। गोकुलदास जी की रचना बताई थी हमने, ठीक है, उसमें। और आप यहाँ पर भी देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्याख्या भी ये नहीं होता कि आप पेपर पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता, ये जो किसकी रचनाएं हैं? गोकुलनाथ जी की रचनाएं हैं। गोकुलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के क्या हैं? पौत्र हैं, ठीक है, विट्ठलनाथ जी के पुत्र हैं। और
विठलनाथ जी किसके पुत्र हैं? वल्लभाचार्य जी के। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन 10 को, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को अलंकृत काल की जो संज्ञा दी वो मिस्र बंधुओं ने दी है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन किस प्रकार का था? मिस्र बंधुओं का अलंकृत काल की संज्ञा तो रीतिकाल को किसने दी? मिस्र बंधुओं ने, राइट हो गया हमारा। लेकिन मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वो बहुत ही डिफरेंट था, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रारंभिक काल की बात करते हैं, इनका काल विभाजन देखिए कितने पार्ट्स में था। नंबर 1 प्रारंभिक काल आता है, और प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, ठीक है। और ये संवत 700 से लेकर 1343 विक्रमी था। उत्तर आरंभिक काल की बात करते हैं तो 1344 से लेकर 1444 विक्रमी तक। आगे देखते हैं, आगे जो इनका काल विभाजन है उसको भी देखिए। दूसरे नंबर पर इनका आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल की बात करते हैं तो पूर्व माध्यमिक काल, और पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 से लेकर 1560 विक्रमी तक माना है। प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करते हैं, इसी का पार्ट है माध्यमिक काल का। प्रौढ़ माध्यमिक काल 2 भागों में बांटते हैं ना, पूर्व माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो इस तरीके से यहाँ पूर्व माध्यमिक काल का टाइम पीरियड 1445 से लेकर 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक का टाइम पीरियड जो है वो 1561 से लेकर 1680 तक। अलंकृत काल, रीति काल की बात आ गई, ये भक्ति काल था आपका, और वो आपका आदि काल, ठीक है। अब बात आती है रीति काल पर। रीति काल को इन्होंने फिर से 2 भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का टाइम पीरियड 1681 से लेकर 1790 विक्रमी, और उत्तर अलंकृत काल का 1791 से लेकर 1889 विक्रमी। फिर आता है इनका परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल तो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में आया है, ठीक है, कि परिवर्तन काल का समय क्या है, या किस समय को इन्होंने, कब से कब तक के टाइम को इन्होंने परिवर्तन काल की संज्ञा दी है। इस तरीके से परिवर्तन काल का जो समय है 1890 से लेकर 1925 तक का माना गया है। वर्तमान काल इनका 1926 से लेकर अब तक है। तो 5 भागों में ये बांटते हैं काल विभाजन, और उसमें भी 3 पार्ट्स को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका नहीं आपके पास नोट डाउन हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? अगर बात संत काव्य की करते हैं तो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। गुरु की महत्ता, यहाँ पर रहस्यवादी भावना और बाह्य आडंबरों का खंडन करना आदि संत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। बाकी यहाँ जो है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन इन्होंने नहीं दिया था, ये इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। क्वेश्चन 12 को देखिए, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? आदिकाल के अंतिम चरण की बात हो रही है, और वहां पर कौन सुप्रसिद्ध कवि है? अमीर खुसरो जी। राइट आंसर बनेगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है कल भी मैंने बताया था आपको, अबुल हसन है। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, ये भी बताया था। अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथ की जो संख्या है वो 100 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 100 बताई गई है, जिसमें से महत्वपूर्ण है आपका खलिक बरी, पहेलिया, मुकरिया, 2 सुखने, गजल आदि। स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं, अपभ्रंश भाषा के महाकवि कहे जाते हैं। रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। रामकुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश के तो ये है ही प्रथम कवि, लेकिन रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है पौम चिरियो, रिठनेमी चिरियो, ये हैं। और इन्होंने अपभ्रंश भाषा, इन्हें अपभ्रंश भाषा का क्या वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, अपभ्रंश भाषा का इन्हें वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत जो है ये 10वीं सदी के कवि हैं। इसका टाइम याद रखेंगे पुष्पदंत जी का कि ये 10वीं सदी के हैं, और ये हिंदी का बहुभूति इन्हें कहा जाता है। देखिए हिंदी का इन्हें बहुभूति कहा जाता है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, और इनको हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण की अगर बात करते हैं तो महापुराण, नयकुमार चिरौ और जसहर चिरौ। क्वेश्चन 13 देख लीजिए, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम था लोई, ठीक है। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई। कबीर का जो लालन पालन किया था वो नीरू नीमा नामक एक जुल्हा दंपति ने किया था। इनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली।
कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक में, ये बता चुकी हूँ आपको, 1464 में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर को कहा है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, कथन पूछ लिया जाता है, किसका कथन है, इसको याद रखेंगे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता किसे कहा गया है, या कबीर को किसने कहा है। या तो ये पूछ लेंगे आपको कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कौन है, ठीक है, या फिर ये पूछ लेंगे कि कबीर को किसने कहा है, या बच्चन जी के अकॉर्डिंग कौन है। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों ही तरीके से याद रखनी है ये चीज़ें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, इसको याद रखेंगे, बिल्कुल आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, अभी 18 और 21 के एग्जाम में पीजीटी के कई बार आया है, तो इसको भी याद रखेंगे, स्टार मार्क करके रखेंगे आप इस पर। आप यही क्लासेस ना 2 बार देख लेंगे ना, 2 से 3 बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं इसको, भाई एक बार आपने मॉर्निंग में देख लिया, आपको फिर जब भी क्लास आती है तब आपने देख ली, तो इस तरीके से आपके ये पेपर और ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है। निराला की बात करते हैं कि निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ मतवाला। निराला का क्या है, मतवाला। आगे चलते हैं, अगले व्याख्या देखते हैं पहले इसकी, अगले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले व्याख्या को। निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया है। प्रमुख पत्रिकाएं भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। माधुरी जो है इसका टाइम 1922 है, लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है और दुलारे लाल भार्गव करते हैं। इंदु जो है ये 1909 की रचना है, 1909 का इसका पत्रिका का टाइम है। काशी से इसका प्रकाशन होता है अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा। चांद ये पत्रिका है हमारी 1920 की, प्रयाग से निकलती है, और राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय देश महादेवी, ध्यान दीजिए इस पे कौन कौन है, महादेवी वर्मा, ये इसके क्या है, संपादक रहे हैं, तो इनको भी याद में रखेंगे। हंस पत्रिका ये आपका पेपर में पूछा जा चुका है। प्रेमचंद जी है, काशी से निकलती है 1930 में। धर्म युग की अगर बात करते हैं तो इसका टाइम कोई भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये मुंबई से और धर्मवीर भारती की है। धर्म से ही आप याद कर लेना, धर्मवीर भारती। हंस तो आपको याद होगा ही, मैं बता चुकी हूँ आपको पेपर में कई बार। समालोचक जो पत्रिका है हमारी, इसका टाइम 1902 है और ये जयपुर से निकलती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके संपादक रहे हैं। क्वेश्चन 15 को देखेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की है। ठेठ हिंदी का ठाठ की बात करते हैं तो हरिओद हमारा राइट आंसर बनेगा। देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना हरिओद जी ने की है। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, कविताएं देख लेते हैं पहले। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास, ये दोनों आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुई हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। अभी हमने जो बच्चा रेगुलर होगा वो समझ गया होगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए, रस कलश चोखे चोपदे और पारिजात हरिओद सतसई आदि इनके ग्रंथ हैं। उपन्यास, कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सतसईकार नहीं है। अगर बात सतसईकार की होती है तो आप यहाँ ध्यान रखिए, जब भी कोई रचनाएं आपके सामने ऐसी आए कि भाई हरिओद जी तो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि इनकी तो हरिओद सतसई है, ठीक है। तो ये इनकी ये वाली रचनाएं भी आप याद रखिएगा। उपन्यास इनके देख लेते हैं। अधखिला फूल नाटक है। रुक्मणी परिणय जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है। कंकाल तितली और इरावती। बात कृष्णा सोबती की करते हैं तो जिंदगी नामा इनका 1979 का है। दिलोदानिस 1993 का है। समय सरगम 2000 का है और सूरजमुखी अंधेरे के ये 1972 का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिंदगी नामा, दिलोदानिस, समय सरगम और सूरजमुखी अंधेरे के। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपसे, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा सोबती से, मर्दुला गर्ग से, चित्रा मुदगल से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 को देखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करते हैं तो यहाँ हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका इनका इतिहास ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, एक इतिहास ग्रंथ है। देखिए, मिश्र बंधु का तो मिश्र बंधु विनोद है।
ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। रामकुमार वर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनका तो आलोचनात्मक इतिहास है। जहाँ आलोचना की बात करते हैं तो रामकुमार वर्मा का नाम याद रखेंगे आप। दूसरा इतिहास अगर बात करते हैं तो बच्चन सिंह को याद करेंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त की बात करेंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की बात करते हैं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर बनेगा हमारा अब 16। हिंदी साहित्य के उस रचनाकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। वे कौन है जिसकी कृति को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है? देवकीनंदन खत्री यहाँ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है, उस उपन्यास का नाम देवकीनंदन खत्री है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी, अय्यारी और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया है। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है जैसे कि चंद्रकांता। चंद्रकांता एक सीरियल के रूप में भी आया है। ठीक है, आपको याद भी होगा, देखा होगा आप लोगों ने। और कटोरा, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, चंद्रकांता संतति आदि इनके क्या हैं? उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, सो अजाने एक सुजान और रहस्य कथा, ये किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। प्रेमचंद के उपन्यास की बात करते हैं तो सेवा सदन इनका 1918 का है। वरदान इनका सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं कई बार प्रेमचंद जी के उपन्यास, तो आप इनका टाइम जरूर याद रखिएगा। सेवा सदन की बात करते हैं तो 1918 होगा, वरदान की बात करते हैं तो 1921 होगा, प्रेम आश्रय की बात करते हैं तो 1922 होगा, रंगभूमि की बात करते हैं तो 1925 होगा, कायाकल्प की बात करते हैं तो 1926, निर्मला की बात करते हैं 1927 हो जाएगा, गबन 1931 हो जाएगा, कर्म भूमि जो है ये 1933 हो जाएगा, गोदान 1936। शरत चंद्र जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। शरत चंद्र जी ने क्या कहा है? इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा। आपने देख ही लिया इसको, यहाँ देवकीनंदन खत्री इस क्वेश्चन में हमारे राइट आंसर होंगे। बाकी मैंने आपको सभी के बारे में डिटेल से बताया है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। क्लास पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इसको, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना इसको, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपके लिए मैं और अच्छे से टीजीटी वाले पेपर लाऊं, मन से पढ़ाऊँ आपको सारी चीज़ें। चलिएगा क्वेश्चन 18 को देखते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी की बात करते हैं, कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, इनकी कृतियां जो हैं यहाँ पर मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन और वंधांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख कृतियां हैं। राजेंद्र बाला घोष की बात करते हैं जिसको बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, इसको आप रिपीटेड है, ये बच्चे जो रेगुलर हैं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि ये रिपीटेड है। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, और कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, ये दुलाई वाली के नाम से आया था कि दुलाई वाली किसकी रचना है। ठीक है, और आपका दालिया, ये आपकी रचनाएं हैं राजेंद्र बाला घोष की। आप इनके टाइम पीरियड के साथ इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 19 को देखिएगा। जासूसी उपन्यासों का हिंदी प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जासूसी उपन्यास की बात करते हैं, गोपाल राम गेहमरी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना की है गोपाल राम गेहमरी ने। गुप्तचर 1900 में लिखा इन्होंने। अद्भुत लाश ये 1896 का है। बेकसूर की फांसी, बेकसूर की फांसी अगर बात करते हैं बेकसूर की फांसी की तो ये 1900 की रचना है। और सरकटी लाश 1900 की है। अद्भुत खून आदि। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ये 1889 की बात है। लवंगता व आदर्श बाला 1890। चल्पा व नव्य समाज 1903। व अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना ये एक मुहावरा भी होता है। ठीक है, आप इसका मुहावरे का अर्थ मुझे बताना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अंगूठी का नगीना यहाँ इन्होंने एक रचना का नाम दे दिया, लेकिन ये एक क्या होता है, मुहावरा भी होता है। मैं देखूंगी किस किस को आता है आप में से। ठीक है, कमेंट जरूर करना इसका।
आज का आपका ये क्वेश्चन ही मान लेना कि हमें ये क्या मिला है, होमवर्क मिला है, अंगूठी का नगीना होना। ये 1918 की रचना है। गोपाल राम गेहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया है। क्या कहा गया है? कानन डायल कहा गया है। ये इनको संज्ञा मिली है हिंदी के कानन डायल की। और किसे कहा गया है? गोपाल राम गेहमरी जी को। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 20। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर सी, देवयानी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है और ज्ञानदीप जो है 1619 की रचना है, कि रचनाकार शेख नबी है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप 1619 में इसकी रचना करी थी शेख नबी ने। इसकी जो प्रमुख नायिका है वो देवयानी है। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरागत समय समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी से क्या होना चाहिए? शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आते आते प्रेम गाथाएं जो है वो समाप्त होने लगी थी। क्वेश्चन देखिएगा 21। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? प्रेमचंद की कहानी की बात करते हैं तो सी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, पुरस्कार होगी। ये वाली क्लास अगर हम 200 क्वेश्चन से ऐसे व्याख्या के साथ करते हैं तो बहुत ही लंबा आपका हो जाएगा। इसको मैं आपको पार्ट्स में कराती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए पार्ट्स में काफ़ी अच्छा होगा और आप बोर भी नहीं होंगे। 1 2 3 4 के नाम से डेट वाइज आपको ये पार्ट मिल जाएंगे कि भाई 1 है, 2 है, 2 या 3 पार्ट्स में तो कवर करने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि व्याख्या काफ़ी सारा हो जाता है तो क्लास लेंथ ही हो जाएगा। प्रेमचंद जी की कौन सी नहीं है, पुरस्कार नहीं है? किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ये पुरस्कार, जबकि ईदगाह और सवासेर गेहूँ, नशा, ये प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था ये धनपत राय था, इसको याद रखेंगे। जबकि ये उर्दू से जब कविताएं करते थे तो नवाब राय के नाम से करते थे। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सोचे वतन जो कि 1918 में आया था। और ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, और अंतिम कहानी इनकी कफन है। पहली कहानी जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और पहली कहानी, अंतिम कहानी की बात करते हैं तो कफन होगी, जो कि 1936 की रचना है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो कि मानसरोवर शीर्षक से लगभग 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां जैसे नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं और जुर्माना, ये प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। क्वेश्चन 22। तीसरी कसम व लालपान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का क्या नाम है? तीसरी कसम और लालपान की बेगम जो कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं। रेणु की कहानियां ठुमरी जो कि 1959 की है, अग्निखोर ये 1973 की है, पंचलाइट आदि इनकी प्रमुख क्या है? कहानियां हैं। कमलेश्वर की कहानियों का संग्रह अगर देखते हैं, राजा निर्बसिया 1957 की है। कस्बे का आदमी, राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मास का दरिया, इसका टाइम पीरियड 1966 व आज़ादी मुबारक 2002 की है। मार्कंडे की कहानियां देखते हैं, पान फूल, पत्थर, परछाई, हंसा जाई अकेला, मार्कंडे की है। हंसा जाई अकेला पूछ लिया जाता है। और बीच के लोग और महुए का पेड़, ये आपकी मार्कंडे जी की है। उषा प्रियमवदा की कहानियों को देखते हैं तो जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 की है। फिर बसंत आया 1961 की है। कोई दूसरा 1966 की है। कितना बड़ा झूठ, ये किसकी हो गई? उषा प्रियमवदा की। विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय पत्रिका वाला क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, ये ब्रज भाषा की रचना है और ये कम से कम आपका 5 सेट में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास जी का ये ग्रंथ है। तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं इनको देख लेते हैं कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। आप भी अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामलला नच्छू जो है वो ठेठ हिंदी में लिखा गया है। जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखा गया है। पार्वती मंगल अवधी भाषा, बरवई रामायण अवधी भाषा, वैराग्य संदीपनी आपका ब्रज भाषा, रामाज्ञा प्रश्नावली ये हो जाती है हमारी अवधी भाषा, और दोहावली ये ब्रज भाषा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जैसे यहाँ पर राम आया है, आपका यहाँ पर भी राम आया है बरवई रामायण में, रामाज्ञा प्रश्नावली में भी राम है, तो अवधी भाषा है इसकी। बरवई रामायण की भी अवधी भाषा है।
पहले जितना मैं बोलती हूँ बस उतना देखना। राम लला नच्छू, राम लला नच्छू की बात करते हैं, राम आया है यहाँ पर, अवधि आ गया, ठेठ अवधि। रामचरितमानस की बात करते हैं तो अवधि आ गया। देखिए ये तो आप बिल्कुल याद रखने, जो तुलसीदास जी की रचनाएं जिनमें राम शब्द आ जाता है तो वहाँ तो अवधि होगा ही होगा, वहाँ तो अवधि भाषा होगा ही होगा। बाकी आप दोहावली और इनकी वैराग्य संदीपनी, इनको याद कर सकते हैं कि एक दो भाषाएं ऐसी, एक दो रचनाएं ऐसी हैं जो कि ब्रज भाषा में है, बाकी सारे इनकी अवधि भाषा में ही हैं। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए कवितावली जो है इनकी, ये भी ब्रज भाषा में है। राम से आपको याद रहेंगी ये चीज़ें, और एक दो आप और देख लेना उसमें कौन सी है अवधि भाषा में, बाकी 4 तो आपकी हो ही जाती हैं। यहाँ गीतावली भी ब्रज भाषा में, कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में है। मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी है। आचार्य शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने, प्रमाणिक ग्रंथों को आधार बताकर ही 12 इनकी संख्या मानी है। क्वेश्चन 24, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में बात करते हैं तो यहाँ 713 दोहों की बात है। ठीक है, 713 दोहे जो हैं सही माने जाते हैं, और अगर कहीं 713 नहीं है तो 719 भी वहाँ मान लिए जाते हैं। 713 वैसे इन्होंने माना है, लेकिन 719 भी कई बार लगभग में मान लिए जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा बिहारी सतसई 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना और समाहार की शक्ति है। आचार्य शुक्ल ने जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, उतना ही वह क्या होगा, मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी लाल के समस्त दोहों की कुल संख्या 719 है। समस्त दोहों की बात करते हैं तो 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमें याद रखना है 719 है टोटल, वो मैंने आपको बताया भी है। कई बार ये दोनों दे देते हैं तो आप 713 लगा दीजिएगा, क्योंकि जगन्नाथ दास जी ने जो है 13 ही माना है। और जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, ऐसा जॉर्ज गियर्सन के अनुसार है। ये कथन किसके अनुसार है? जॉर्ज गियर्सन के, कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना नहीं है। क्वेश्चन 25, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक के रचना काल की बात करते हैं तो इसका रचना काल है सन 1931। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल 1931 है, और चंद्रगुप्त हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। गहरी क्या थी? व्यथा थी। जैसे चंद्रगुप्त नाटक के इन्होंने पात्र दिए हैं, तो पुरुष पात्रों में कौन कौन आता है? चंद्रगुप्त, चाणक्य और सरकट, सकटार होता है, सिंहरण होता है, यहाँ पर आम्बिक होता है, राक्षस, और प्रवर्तक सेल्यूकस। स्त्री पात्रों में आती हैं कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस और मालविका तथा अलका और सुवासिनी। प्रसाद के प्रमुख नाटक की बात करते हैं तो सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915 और अजात शत्रु जो है ये 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, धुरुस्वामिनी 1933। क्वेश्चन 26, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता बताने हैं कौन है। तो यहाँ पर हमारे जो इस नाटक के रचयिता होंगे श्रीनिवास दास होंगे। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इनके अन्य नाटक जो हैं वो प्रहलाद चरित 1888 का है, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता संवरण 1883 और संयोगिता स्वयंवर 1886 है। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों की बात करते हैं तो नल दमयंती, वृहनला, नई रोशनी का विष आदि। भारतेंदु जी के नाटकों की बात करते हैं प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेरी नगरी 1881 और सती प्रताप 1883 है। क्वेश्चन 27,
अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? भारतेंदु ने अनुवाद यानी कि इनका अनुदित नाटक पूछा जा रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा दुर्लभ बंधु बनेगा। राइट आंसर जो होगा वो दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद इन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। भारतेंदु की अनुदित रचनाएं निम्नलिखित है। विद्या सुंदर संस्कृत नाटक, चोर पंचासिका का ये अनुवाद है। पाखंड विडंबन ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी नाटक का अनुवाद है। भारत जननी जो है वो नाट्य गीत बांग्ला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना नाटक का अनुवाद है। विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। क्वेश्चन 28, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति की बात करते हैं, किस भाषा के ये कवि हैं? विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगर बात करें कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, किसने इसकी जातीय कवि की संज्ञा दी है विद्यापति जी को, तो बच्चन सिंह ने दी है। इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली थी विद्यापति जी को। अब देख लीजिए कौन कौन सी मिली हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है और विद्यापति को कई उपाधियों से विभूषित किया गया है, जैसे कि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहर, नव कवि शेखर, खेलन कवि पंचानन और मैथिल कोकिल आदि। यहाँ विद्यापति के द्वारा रचित ग्रंथों को देखेंगे। इनके द्वारा जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं विद्यापति जी के द्वारा, वो शैव सर्वसार है, भू परिक्रमा है, लिखनावली है और गंगा वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है। अवहट भाषा में जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता जो है वो कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का इसमें इन्होंने चित्रण किया है। कीर्ति पताका के अंतर्गत शिव सिंह की वीरता का तथा उदारता का इन्होंने चित्रण किया है। देखिए कीर्ति पताका जो है ये जो है इनकी प्रकाशित नहीं हुई थी रचना। मैथिली में इन्होंने पदावली को लिखा है और गोरक्ष विजय नाटक को लिखा है विद्यापति जी ने। तो यहाँ मैथिली के कारण ही ये क्या कहलाए थे? मैथिल कोकिल। ठीक है, ये इनकी काफ़ी फेमस रचना है पदावली। क्वेश्चन 29 को देखते हैं। पर्दा कहानी का लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताना है कि पर्दा कहानी किसकी है, किसकी होगी पर्दा कहानी। यहाँ यशपाल जो है राइट आंसर बनेगा, यशपाल। पर्दा कहानी यशपाल की है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। पहले इसकी व्याख्या को देख लीजिए आप, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले व्याख्या को देख लीजिए। पर्दा कहानी के लेखक का नाम यशपाल है और यशपाल की जो कहानियां हैं वो धर्म युद्ध जो कि 1950 की है, पिंजरे की उड़ान 1939 की है, फूलों का कुर्ता 1949 की है, उत्तमी की माँ ये 1955 की है, भूख के 3 दिन यहाँ 1968 की है। एवं तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ ये 1954 की है। उपन्यास इनका झूठा सच। संस्मरण जो है वो सेवाग्राम के दर्शन। भीष्म साहनी की जो कहानियां हैं इनको भी देख लेते हैं। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन, ये भीष्म साहनी जी की कहानियां हैं। मोहन राकेश की कहानियों की बात करते हैं तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश की कहानियां हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 30। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? प्रसन्न राघव किसकी रचना है? प्रसन्न राघव जो है वो जयदेव की रचना है। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित ये नाट्य ग्रंथ है प्रसन्न राघव। भगवान श्री राम की इसमें कथाओं से ये संबंधित है और ये एक नाट्य ग्रंथ है। आचार्य जयदेव के ग्रंथ देखते हैं। चंद्रलोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद के
ये 3 ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध है। चंद्रलोक काव्यशास्त्र का ग्रंथ है, प्रसन्न राघव नाटक है और गीत गोविंद जो है वो गीति काव्य है। क्वेश्चन 31, अंधा युग में कुल कितने नाटक हैं, कुल कितने अंग हैं? अंक बताने हैं तो 5 अंक यहाँ राइट आंसर होगा अंधा युग के। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा रचित हिंदी का पहला हिंदी का काव्य नाटक है। हिंदी का क्या है? काव्य नाटक है। और इसी गीति नाट्य का प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। गांधारी, यहाँ गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय और वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी और प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण आदि इसके क्या है? अश्वत्थामा 20 में है, इसके पात्र हैं। ठीक है, इस गीति नाट्य के पात्र हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? किस एकांकीकार की ये रचना है? प्रकाश और परछाई ये विष्णु प्रभाकर की है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इनकी एकांकियाँ है क्या वह दोषी था? देखिएगा इनकी कौन कौन सी एकांकी है। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दरिए, इंसान, जबकि धर्मवीर भारती की जो एकांकी है वे हैं नदी प्यासी थी, हरिकृष्ण प्रेमी की बेड़ियां, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूपरेखा, मातृभूमि का मान और निष्ठुर न्याय। ये किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियां हैं। और नदी प्यासी थी ये किसकी थी? धर्मवीर भारती की थी। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, बाकी जो मैंने आपको बताई हैं हरिकृष्ण प्रेमी की है। क्वेश्चन देखिएगा 33, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर और लोई की बात करते हैं, इससे किस कवि का संबंध है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर बनेगा कबीर। ठीक है, क्योंकि मगहर और लोई का संबंध कबीर से है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी और कबीर की पत्नी का जो नाम था वो लोई था। पुत्र पुत्री इनके कमाल और कमाली थे। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को करेंगे। कबीर वाणी के संग्रह उनके शिष्य जो थे, कबीर की जो वाणी का संग्रह किया वो उनके शिष्य धर्मदास ने किया है बीजक के नाम से 1464 में। बीजक को 3 भागों में बांट दिया गया, रामायणी, सबद और साखी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है और शुक्ल जी ने इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ठीक मौके पर जनता के सबसे बड़े भाग को संभाला है। कबीर ने क्या किया है? जनता के सही टाइम पर जनता के सबसे बड़े भाग को संभाला है, जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ा जाता रहा, ऐसा समाज हो गया था, तो उसको इन्होंने सही समय पर संभाल लिया। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? बात करते हैं कोणार्क नाटक की, तो यहाँ राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर होगा। जगदीश चंद्र माथुर के जो अन्य नाटक है उसमें कोणार्क आपका 1951 का है, शारदिया आपका 1959 का है, पहला राजा 1969 का है, रघुकुल रीति आपका 1985 का है, दशरथ नंदन जो है वो 1974 का है। पहला राजा के संदर्भ में लेखक की उक्ति क्या है? इसको भी देख ले। यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी है। मॉडर्न क्या है? एलिगोरी है और आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश के नाटकों को देखते हैं तो आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, लहरों के राजहंस 1963, पैरों तले जमीन आधा अधूरा है। इनका पैरों तले जमीन क्या है? अधूरा है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है इसको ना। क्वेश्चन देखिएगा 35, तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की है? तमिल भाषा की बात करते हैं और पूछते हैं कि किस कवि ने रामायण की रचना तमिल भाषा में की है, तो वहाँ कंब हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। कंब कवि, कंब ने रामायण की रचना की थी और रामावतार तथा कंब रामायण तमिल साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कीर्ति तथा वृद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता
कंबन कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 36, शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? निबंध संकलन है। शिव शंभू का चिट्ठा रिपीटेड है आपका, और ये बाल मुकुंद गुप्त का है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा निबंध का संकलन किया है। बाल मुकुंद गुप्त की जो यहाँ पर पंक्तियां हैं इनको ध्यान से देखेंगे। बड़ी धूम से टेसू आए, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार, सुनकर चौक पड़ा संसार। कितनी अच्छी पंक्तियां इन्होंने लिखी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो था बाल मुकुंद गुप्त। ऐसा किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि अच्छी हिंदी तो बस केवल एक ही व्यक्ति लिखता था, और वो था बाल मुकुंद गुप्त। कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय कैसे हैं? रस धर्मा ललित निबंधकार, और इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, प्रणय मुकुट तथा कामधेनु, वाणी का क्षीर सागर, अगम की नाव आदि। यहाँ तक आपने देखा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर अपने। देखिएगा, इसमें भी आपका कुछ बच जाता है, जैसे कि विद्या निवास मिश्र जी के निबंध, तो आप इनको भी देखते हुए चलिएगा। चितवन की छाँव, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सैफाली झर रही है, नदी नारी और संस्कृति, देश धर्म और साहित्य। क्वेश्चन देखिएगा आप, बनता है 37। अरुण यह मधु में देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? अरुण यह मधु में देश हमारा, ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। और ये जो आपका अरुण यह मधु में देश हमारा, ये जो कहा है इसमें, इस नाटक में इसने कहा है प्रसाद जी के नाटक से लिया गया, और जिसे नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया ने कहा। ठीक है, ये कार्नेलिया का कथन है। चंद्रगुप्त के नाटक के जो अन्य कथन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पूछ लिए जाते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया और सुवासिनी से, कार्नेलिया ने ये किससे कहा है? सुवासिनी से कहा है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से ये कथन कहता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन 1910 का, कल्याणी परिणय 1912 का है, करुणालय 12 का है, प्रायश्चित 1913 का है, राजश्री 15 का नाटक है इनका, विशाख 1921 का है, अजातशत्रु 1922 का है, स्कंदगुप्त जो है 1928 की रचना है, चंद्रगुप्त 1931, और ध्रुव स्वामिनी की बात करते हैं तो 1933 का इनका नाटक है। कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? बात कवित्र रत्नाकर की आती है तो यहाँ अध्याय कितने हैं? 5। कवित्र रत्नाकर का रचनाकाल 1949 माना जाता है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं। इन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। जिन्हें क्या दी गई है? तरंग की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन 39, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? रसज्ञ रंजन की बात कर रहे हैं, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ राइट आंसर होगा। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता और स्वाधीन चिंता की उपज कहते हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध को क्या कहते हैं? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल 1948 की रचना है, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, कुटुज जो है 1964, आलोक पर्व 1972। निबंध हैं इनके अशोक के फूल, वसंत आ गया, शिरीष का फूल और देवदारू तथा नया वर्ष और संदेशवाहक वसंत आदि। आचार्य शुक्ल जी के देखते हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कथन इनका? यदि गद्य काव्य लेखकों की कसौटी है, देखिए ये रिपीटेड है आपका यहाँ पर, मतलब कि क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। ये कथन अभी हमने किया था, आपको पढ़ते याद आ गया होगा कि यदि गद्य कवियों तथा लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? निबंध गद्य की कसौटी है। यहाँ तक का इन्होंने दिया था, आगे का नहीं था। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है।
इसको आप नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कथन है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज की बात करते हैं कि इसके रचनाकार कौन है शुद्ध कविता की खोज के, तो यहाँ दिनकर जी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। दिनकर क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं दिनकर के बारे में, आगे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार दिनकर रामधारी सिंह दिनकर हैं और दिनकर की प्रमुख काव्य संग्रह जो हैं, काव्य कृतियाँ जो हैं, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, धूप और धुआं है, रश्मि रथी है, सूरज का ब्याह है और उर्वशी है, हारे को हरिनाम है, परशुराम की प्रतीक्षा है। यहाँ पर गद्य इनका देख लेते हैं। इन्होंने अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, देश विदेश, वट पीपल और शुद्ध कविता की खोज ये किए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 41। निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? बात आंचलिक उपन्यासकार की आती है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और रेणु की प्रमुख कृतियाँ हैं मेला आंचल 1954 की है, परती परिकथा 1957 का है, दीर्घतपा 1963, जुलूस जो है वो 1965 का है, कितने चौराहे 1966 की रचना है। कहानी इनकी मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, लालपान की बेगम, पंच लाइट आदि हैं। इलाचंद्र जोशी की कृतियाँ हैं, इनको भी देख लेते हैं। इलाचंद्र जोशी की कृतियाँ जिसमें हम उपन्यास को देखेंगे। पहले घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्ति पथ, भूत का भविष्य। भूत का भविष्य ये क्या है? इनके उपन्यास है इलाचंद्र जोशी जी के। कहानी संग्रह को देखते हैं तो धूप रेखा, आहुति, खंडहर की आत्मा। आलोचनात्मक ग्रंथ इनके देखते हैं साहित्य सर्जन, साहित्य चिंतन, विश्लेषण आदि। विश्लेषण आदि। यहाँ देखिएगा आगे, एक सेकंड रुकिएगा। अब ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन 42 बनता है कि निराला जी का हिमांशु जोशी के आप देखना चाहेंगे, शायद ये रह गए हैं। हिमांशु जोशी के अरण्य महासागर, छाया मत छूना मन और कगार की आग तथा समय साक्षी है आदि। 42 क्वेश्चन को देखिएगा। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर प्रथम की बात करते हैं तो अनामिका राइट आंसर हो जाएगा। अनामिका निराला का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो अनामिका है, 1923 की रचना है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर और तुलसीदास आदि जो कविताएं हैं वो संकलित हैं। परिमल 1930 की है, 1930 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है परिमल का। निराला का दूसरा काव्य संग्रह है जिसमें जूही की कली संकलित है। क्वेश्चन 43 देखिएगा। कबीर की उलटबासियाँ रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, में कौन सा रस प्रमुख है? उलटबासियों में कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। जैसे कि कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे सीधे ना कहकर, घुमा फिराकर, उल्टा कहकर, उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है, अथवा व्यंजना जो होती है वो क्या होती है? उलटबासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना की है। क्वेश्चन 44। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? निबंधों की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राइट बनता है आंसर वो संस्कृत निष्ठ हिंदी राइट होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है और हिंदी भाव और विषय के अनुसार भाषा के चयनित रूप का प्रयोग है। इनकी भाषा के 2 रूप दिखलाई पड़ते हैं, जैसे कि प्रांजल व्यावहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा, यहाँ राइट हो जाता है। और आगे इसमें चलते हैं तो आगे देखते हैं इसकी बाकी व्याख्या को कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ होंगी, आलोचनात्मक रचनाएं होंगी, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय और साहित्य का मर्म तथा सहज साधना। निबंध संग्रह होंगे इनके अशोक का फूल जो कि 1948 की है, विचार वितर्क आपका 1957 की है, कल्पलता 1951 की है, कुटुज जो है वो 1964 का है, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर और नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि। बाणभट्ट उपन्यास ये किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा 1964 का है, चारूचंद्र लेख 1963 का है, पुनर्रवा 1973 का है, अनामदास का पोथा ये हो जाएगा 1976 का। दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन 45। दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उनको उर्वशी के लिए।
1972 में दिनकर को उनकी काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी 1961 खंड काव्य है, 1961 ईस्वी का खंड काव्य है और इसमें कुल 5 अंग है। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कीर्ति कहा है। दिनकर ने उर्वशी को क्या कहा है? कामाध्यात्म की कीर्ति कहा है। इसका नायक पुरूरवा तथा नायिका जो है वो उर्वशी है और यह एक नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ध्यान रखेंगे, चीज़ों को एकदम कनेक्ट करते हुए चलना है। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की क्या? प्रतीक्षा और हाहाकार आदि। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद दिनकर को वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। भूषण तो पहले नंबर पर आते हैं वीर रस के कवियों में, लेकिन भूषण के बाद अगर बात करते हैं तो वहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आता है। क्वेश्चन आता है 46, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? श्रृंगार रस की बात करते हैं तो यहाँ पर सुंदरदास जी जो है वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे और सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत है जो कि शिक्षित थे अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित थे। इन्होंने लिखा है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सितार है जानी, चतुराई कर बहुविधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास जी की 2 रचनाएं हैं, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण दास ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में किया है। क्वेश्चन 47 को देखते हैं। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो यहाँ जो ये भक्त माना जाता है नामदेव को माना जाता है। नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है और संत नामदेव विठोबा खेचर के गुरु को गुरु के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था। संत नामदेव जी ने विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये आपने पढ़ा भी होगा व्याख्या में, जब डिटेल से हम साहित्य को करते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आती हैं और मैंने भी आपको पढ़ाया है। जो मेरे साहित्य की क्लासेज है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, संत नामदेव का वारकरी पंथ, जो वारकरी पंथ था, इनका वारकरी संप्रदाय था, आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखबनी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं और मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। सूरदास ने क्या किया है? गौघाट पर वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली और फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। क्वेश्चन 48 को देखते हैं। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? सरोज निराला जी की पुत्री है। सरोज कौन है? वो निराला जी की पुत्री है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसकी व्याख्या को भी देख लेंगे। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है और सरोज इसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन के पश्चात शोकगीत के रूप में लिखा है। काव्य संग्रह इनका क्या है? निराला जी का अगर काव्य संग्रह की बात करते हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, तुलसीदास। ये तुलसीदास क्या है? इनका प्रबंध काव्य है। तुलसीदास कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। और लंबी कविताओं को देखते हैं तो राम की शक्ति पूजा, बादल राग और सरोज स्मृति, ये लंबी कविताओं में आते हैं। राम की शक्ति पूजा का टाइम 1936 है। ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, इनका समय, ठीक है। और सरोज स्मृति आपका 1935, बादल राग की बात करते हैं तो 1920। क्वेश्चन 49 को देखेंगे और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारा 1 घंटे का क्लास कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो क्लास इसके क्वेश्चंस हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वाला पेपर आपको ऐसे ही देखना होगा क्योंकि ये साइट पर नहीं था कि मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बता दूँ, ऐसा नहीं था। तो इसको डिटेल में देखते हुए चलेंगे। आपके लिए ये भी फ़ायदा है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे यहाँ पर। पसंद आ रहा हो क्लास तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 49। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही विकल्प पर्यायवाची नहीं है? सही पर्यायवाची काका बताना है, तो काका यहाँ पर नहीं होगा। रासब, रासब नहीं होगा। काका पर्यायवाची, रासब नहीं होता। काक के जो पर्यायवाची होते हैं, कौवा होता है, कागा होता है, काक होता है और वायस होता है। अकाल के होते हैं सूखा, दुर्भिक्ष, भूखमरी, कमी। अभिजात के संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ और योग्य। आरण्य के कौन से होते हैं? जंगल होता है, कानन होता है, विपन और गहन तथा विहड़ और दावा। अजय के होते हैं दम्भ्य, अपरिजय, पारिजात और अजीत।
क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है। नदी के द्वीप जो है उपन्यास है, नदी के द्वीप उपन्यास विधा है। अज्ञे जी का उपन्यास है नदी के द्वीप, 1951 का है और ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है और इस उपन्यास का मुख्य जो पात्र है वो भुवन है, रेखा है, गोरा और चंद्र माधव, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। उपन्यास अगर देखते हैं अज्ञे जी के उपन्यासों की अगर बात करते हैं तो यहाँ इनके उपन्यासों को देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं। शेखर एक जीवनी, 2 भागों में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। काव्य संग्रह की बात करते हैं तो भगनदूत, इत्यालम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, पुररवा। देखिए क्वेश्चन 51 से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे फिर उसको करने में। तो इस तरीके से हम 50-50 क्वेश्चंस करके भी इसको 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे और आपको ये पार्ट्स देखने होंगे। मैं इस पर पार्ट्स के नाम से इसको डाल दूंगी अलग से तो क्लास को। तो पार्ट्स में आप देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस वाले पेपर का। इस तरीके से आप क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मज़ा आया होगा कि आपका काफ़ी सारा जो है इसमें थ्योरी के अंतर्गत हमने इसको डिटेल में भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। आपकी पसंद आया हो क्लास, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जिनको ये पेपर सेट नहीं कराए जा रहे, जिनको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो लोग भी हेल्पफुल हो सकती हैं उनके लिए ये क्लासेस। और काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो घर के काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि उनको कोचिंग जाने का समय नहीं मिल पाता, वो अपनी तैयारी को टाइम नहीं दे पाती, तो उनके लिए ये ईयरफोन लगाकर भी, अगर वे टाइम को अपने काम को करते हुए भी ईयरफोन लगाकर इन क्लासेस को देखेंगी, इनको सुनेंगी, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नोट करने की भी नहीं होती हैं, ज़्यादातर आप पढ़ चुके होते हैं काफ़ी चीज़ें, तो आपको रिवाइज़ करनी होती है। तो आप इसको ऐसे भी क्लास को देख सकते हैं। पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में इसी पेपर के, और उसको भी फिर व्याख्या के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हम इसको करेंगे सेकंड पार्ट को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।